आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आपके कहने पर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं और 12 तारीख को आपका NAS का टेस्ट है। तो उस पेपर के लिए हम इस वीडियो में आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे और पेपर में इस वीडियो से जैसे कि तैसे आपको 7 से 12 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि आपने वीडियो देख लिया तो याद कराने की गारंटी हमारी है। ठीक है, बस वीडियो आपको पूरा देखना है, नहीं तो आप साल भर याद करते रहते। किताबों में तो सब लिखा हुआ है लेकिन याद नहीं होता, इसलिए समझना जरूरी है। समझाने वाला कौन है, कैसा है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप वीडियो देखो, उसके लास्ट में बताओ कि हाँ याद हुआ है नहीं हुआ है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नहीं तो आप ध्यान भूल जाते हो और इससे हमको पैसा थोड़ी मिलता है कि आप लाइक कर दोगे तो हमें पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलता है। ठीक है, पता कर लेना आप। तो यहाँ आपको दिख ही रहा है स्पष्ट रूप से कि हम आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझाएंगे। यहाँ पर अपन देखते हैं क्या प्रश्न है आपका। देखो, ये मिताली एक मानचित्र में, देखो एक मिताली नाम की जो लड़की है मानचित्र में माने मैप में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। उसके बाद मैप रखा हुआ है, उसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में जानना चाहिए। उसे किसका पता होगा तब वो बता सकती है उसके मैप में। जो मानचित्र होता है विश्व का मानचित्र है उसके पास भारत का मानचित्र है, वो तो उसी को उसने खोला नहीं उनने। अब हो सकता है विश्व का मानचित्र मान लो, विश्व का मानचित्र मान लो, देश का मानचित्र मान लो, तो उसे किस जानकारी का पता हो तो वो बता सकती है कि अपना होशंगाबाद मानचित्र में कहाँ है। तो प्रिय छात्रों, आप अक्षांश और देशांतर से पता कर सकते हैं कि होशंगाबाद कहाँ है। अरे होशंगाबाद छोड़िए, आपका मोबाइल अभी आप जहाँ चला रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो उन टावर वालों को पता है कि आप इस मोहल्ले में हो, इस गली में हो, इस घर में हो। ये सब कमाल होता है अक्षांश का और देशांतर का। तो प्रिय छात्रों, अब बच्चों आपका प्रश्न, किस प्रकार के, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय, कब, गर्मी के समय, लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्या कहा हमने, ऐसे कौन से वन हैं जो 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, पत्ते गिरा देते हैं, समझो। एक संस्कृत में आपने एक वाक्य याद किया होगा, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, पत्राणि पतन्ति। पत्राणि तो जो पत्ता होता है उसे बोलते हैं पर्ण। ठीक है, पाती माने गिरना। तो इस तरह आपका जो उत्तर आ जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। पर्ण माने पत्ते, पाती माने गिरना। तो इसी से उत्तर स्पष्ट हो गया, और कहीं ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। परीक्षा में आ जाए कि बताओ पत्ते गिरते हैं ऐसा कौन सा वन है, तो आप कह दोगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण, माने जून के समय में जो वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, उसका क्या कारण है। तो बच्चों, जो पश्चिमी घाट होते हैं भारत के, इधर पश्चिमी घाट होते हैं इधर टाइप के। आप कभी जब सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करो तो अपना मोबाइल हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, ये आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट तरफ कौन कौन होते हैं आप सभी जानते हैं। इधर आपका केरल भी है, इधर आपका कर्नाटक भी है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट हैं। और सुनो, केरल और कर्नाटक में जब आम की फसल पक जाती है उस समय जो वर्षा होती है उसे अपन आम्र वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो जून के मध्य में जो वर्षा होती है उसे क्या है, वो उच्चावच लक्षण के कारण वर्षा होती है। अब बच्चों अगला अच्छा प्रश्न है आपका, वो कह रहा है कि सूती वस्त्र है, रबर है, खाद्य तेल है, कागज है, किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण। तो देखो, सूती वस्त्र जो हैं कपास से बनती हैं, कपास की खेती होती है। रबर के पेड़ होते हैं, उनकी भी खेती होती है। खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल है आपका, सोयाबीन का तेल है, तो इनकी भी खेती होती है। खेती माने कृषि। और कागज़ जो है बांस से कागज़ बनाए जाते हैं, तो इसकी भी खेती होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों, इसका जो उत्तर निकल करके आता है कृषि आधारित, माने उपरोक्त जो
उद्योग हैं वो सब कृषि पर आधारित हैं। ठीक है, अब बच्चों आपके सामने देखो दिखा हुआ है कि मानचित्र आपके सामने बना हुआ और एक आर बना हुआ। अब वो पूछ रहा है आर है क्या, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है महानदी। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये आपके सामने जो दिख रहा है ये वास्तव में छत्तीसगढ़ का स्थान है। आप जब मैप में देखोगे तो छत्तीसगढ़ का स्थान है। ये महानदी जो है सिहावा पर्वत से निकल रही है। जो कहाँ से निकल रही है? सिहावा पर्वत से ये महानदी जो है निकल रही है छत्तीसगढ़ से। इतना भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। लेकिन आपसे पूछा है कि नदी कौन सी है, तो आपको इतना ही बताना था। तो इसका जो उत्तर है आपका क्या सही आता है? महानदी। इस तरह आपका ये महानदी उत्तर सही है। अब बच्चों हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है। दिए गए मानचित्र का अवलोकन कीजिए, माने देखिए, और जून से सितंबर के मध्य से 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचाना। तो देखो ये कह रहा है बच्चों, ये मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है और कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है, ये आपको स्थल दिख रहा है कि इसका आपका है दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें, देखें, और जहाँ 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो प्रिय छात्रों, यह जो स्थल आपको दिख रहा है ये राजस्थान का एरिया है और ये है अरावली पर्वत। ये कहा है अरावली पर्वत। यहाँ मैप में देखोगे तो यहाँ राजस्थान का जो है क्षेत्र पड़ता है और ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो ये है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कहाँ होती है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर। और ऐसा माना जाता है अरावली जो पहाड़ हैं बहुत प्राचीन हैं। ठीक है, जबकि हिमालय जो पर्वत है बहुत नवीन बलित पर्वत है। ऐसा भी परीक्षा में प्रश्न आता है, तो आप ध्यान रखें। अब बच्चों आपसे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लौह क्षेत्र, लोहे का संकेत होता है Fe, लौह अयस्क जो है मुख्यतः किस में पाया जाता है? लोह अयस्क जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आप जब अपनी किताब में देखते हैं तो जो लोह अयस्क हैं, लोह अयस्क के भंडार हैं, वो छोटा नागपुर के पठार में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप छोटा नागपुर के पठार जाएंगे महाराष्ट्र तरफ, ठीक है, और झारखंड तरफ, तो आपको ये पठार मिल जाएंगे। यहाँ गलती हो सकती है, छोटा नागपुर के पठार हमारे हिसाब से झारखंड तरफ हैं। बाद में कमेंट करके बता देंगे, आप पूछोगे तो, ठीक है। लेकिन जो उत्तर है वो यही है कि लोह अयस्क कहाँ मिलते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार में मिलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है इसके लिए। अब है बच्चों आपका अगला प्रश्न, पूछ रहा है आपसे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो आप सभी जानते हैं पंजाब में अति सिंचाई होती है। पंजाब में अति सिंचाई होती है जिस कारण से भूमि निम्नीकरण हो जाता है। परीक्षा में आ जाए, उत्तर सही करके आपको आना है। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, तो जो वर्षा ऋतु होती है ये कब होती है? जून जुलाई में होती है। तो जून जुलाई में आप ध्यान करो क्या उगाते हैं? जून जुलाई में आप ज्वार बाजरा उगाते हो, और ये ज्वार बाजरा जो है खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है, गर्मी में जायद की फसल उगती है, ध्यान रखें आप। तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं खरीफ की फसल। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को कहते हैं खरीफ की फसल। अगला प्रश्न देखते हैं, उस प्रदेश को पहचानें जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। तो देखो क्या कह रहा है आपसे, उस प्रदेश को पहचानें जहां भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। ठीक है, तो देखो जो पहाड़ी प्रदेश हैं वहाँ अब पानी बरसता है, तो जो खेत की जो मिट्टी है वो बह जाती है। उसको रोकने के लिए जो सीढ़ी बनाई जाती हैं, तो ये पहाड़ों पर होती है। ये खेती कहाँ होती है? पहाड़ों पर होती है। ऐसे आप असम में चले जाओ, आप मेघालय में चले जाओ, ये पहाड़ी प्रदेश है, ये पूर्वी प्रदेश है मेघालय। ठीक है, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। पता है कितनी ऊंचाई पर है? बहुत ऊंचाई पर है शिलोंग। ऐसा प्रश्न आता है।
ठीक है। तो जो सीढ़ीदार खेती होती है वो कहाँ होती है? पहाड़ी प्रदेशों में होती है, ये आप जान गए हैं। अब पूछ रहा है कि ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करते हैं? तो अभी देखो सर्दी का मौसम आने वाला है, तो वहाँ पर आपको वर्षा कहाँ देखने को मिल सकती है? तो अभी बच्चों जो है पंजाब और हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। आप पंजाब हरियाणा जाएं, शीत ऋतु में आपको वहाँ पर वर्षा देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर? पंजाब में और हरियाणा में। ठीक है। अब फलीदार फसलों का उदाहरण है। फलीदार, आपने मटर खाई है? मटर, मटर की भी दाल होती है, तो वो फलियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं? ठीक है। और ऐसे आपकी मसूर है, आपकी उड़द है, इनकी फलियाँ होती हैं। ठीक है। तो फलीदार, यहाँ पूछ रहा है फलीदार फसलों का उदाहरण है, तो ये होती हैं दालें। मटर भी दाल होती है, तो फलीदार होती है। ठीक है। तो फलीदार फसलें होती हैं, वो होती हैं दालें। फलीदार फसलें होती हैं दालें। फलीदार फसलें होती हैं दालें। फलीदार फसलें क्या होती हैं बच्चों? वो होती हैं दालें। अब देखो वही बात कर रहे थे, वही प्रश्न आ गया है कि केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसून बरसात को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम बोल रहे थे कि आम की जो खेती होती है, ठीक है, तो केरल कर्नाटक में जब वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है। तो आम्र वर्षा बोलते हैं, आमों के लिए बहुत अच्छी होती है। एक केरल और कर्नाटक में होती है। ठीक है। आम्र वर्षा केरल कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण के कारण जो वर्षा होती है बच्चों, वो होती है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल में और कर्नाटक में। आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल में और कर्नाटक में। अब बच्चों आपसे पूछा है कि शौर्य भारत में शौर्य नाम का कोई एक लड़का है। अब वो लड़का है वो क्या है? शौर्य नाम का एक लड़का है, वो भारत में समुद्र तल से 1461 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया। अब कह रहा है कि वो उस जगह पर रहता है, उस स्थान को बताओ वो कहाँ है। तो बच्चों हमने आपको बताया था अभी इसके बारे में कि जो इस एक मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है, तो वो 1461 मीटर की ऊंचाई पर है। और अपनी बात करें, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का नाम बताओ, तो लेह और लद्दाख। लेह लद्दाख की जो सड़क है वो बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है। तो स्वर कहाँ है अभी इतनी ऊंचाई पर है? तो वो है शिलोंग में। ठीक है। और बाकी देखो, जो जयपुर कहाँ है? जो तो अपने राजस्थान में ही है। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। विशाखापट्टनम कहाँ है? ये तो दक्षिण भारत में है। अब बच्चा आपका शिलोंग, ये पूर्वी भारत में है, पहाड़ी प्रदेश है। तो इसका उत्तर जो है आप निकाल सकते हैं। अब है उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी है? तो प्रश्न आपसे बच्चों ये कह रहा है कि उपजाऊ मृदा है और वहाँ बहुत वर्षा होती है। अब वर्षा होगी तो खेती भी अच्छी होगी, तो वहाँ आदमी और लोग रहने जाएंगे, कुछ मजदूरी करने भी जाएंगे। ठीक है। तो उच्च वर्षा होगी तो वहाँ जाएंगे, जैसे कि उत्तर भारत। तो बच्चों आपको पता है अपना जो मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे आता है। अपन से क्षेत्रफल में छोटा है उत्तर प्रदेश, और पता है अपन जनसंख्या में 7 करोड़ 21 लाख, और वो हैं 17 करोड़ के लगभग। सोचो, अपन से जगह उनके पास कम है लेकिन जनसंख्या में दुगने से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर खेती अच्छी होती है, वहाँ उच्च से उच्चतम वर्षा होती है। तो अपन इसका उत्तर लगाएंगे उच्च से उच्चतम वर्षा। ठीक है। तो अगर उच्च से उच्चतम वर्षा होगी, वर्षा माने वर्षा, तो वहाँ पर खेती भी अच्छी होगी, तो मजदूरी करने वाले मजदूर लोग भी जाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, तो वहाँ बस भी जाएंगे। ठीक है। अब है बच्चों पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? तो बच्चों बात कुछ ऐसी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन माने उस समय जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे, तो अब उनसे दो लड़ तो सकते नहीं थे, तो हम तो विनय करके मना कर देते थे कि साहब हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो बोलते हैं सविनय अवज्ञा करना किसी की। तो 1930 के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। दांडी मार्च आपने सुना होगा, दांडी यात्रा कहते हैं, दांडी मार्च कह दो। ठीक है। तो साबरमती आश्रम सुना होगा, तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें व्यापारी वर्ग ने हिस्सा लिया।
क्यों? तो देखो, उस समय बच्चों क्या था कि अपने देश में विदेशों से सस्ते सस्ते कपड़े आ रहे थे, सस्ते सस्ते चीज़ें आ रही थी। अपने देश में कोई वस्तु जो है आपको मिल रही थी, माना कि 2 रुपए की, उस समय 2 रुपए बहुत होते थे, तो 2 रुपए की मिल रही थी। अब विदेश की वस्तु, वही वस्तु आपको 1 रुपए में मिले तो क्या करोगे आप वो खरीदोगे 1 रुपए की। ठीक है। तो इसी तरह उस समय जो अपने यहाँ के व्यापारी थे उनको घाटा हो रहा था, तो उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और वो बोलने लगे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते। वो यह चाहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा कि विदेशों से कोई वस्तु अपने देश में आयात नहीं हो। आयात माना विदेशों से कोई वस्तु अपने देश में मंगाना, वो होती आयात। तो आयात का वो विरोध कर रहे थे। अभी भी देखो अपने देश में चीनी कंपनी के मोबाइल देखो, वो आपको बहुत अच्छे आ जाएंगे 15,000 के। आप एप्पल का खरीदोगे तो वो अभी आपको 1 लाख के पड़ेंगे। तो आप कौन सा खरीदोगे, एप्पल का कि चीन का? चीन का खरीदो, सिंपल सी बात है। तो बात यह है कि उस समय यही स्थिति बनी थी। विदेशों का सामान था वो सस्ता था, अच्छा था। तो अपने देश के जो व्यापारी थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए और कहने लगे कि आयात अपने देश में नहीं होना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का हम आपके साथ हैं, आंदोलन में साथ हैं। तो व्यापारियों ने इस समय वहाँ पर, ठीक है, सहयोग किया था। अब है, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। माने सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू हुआ था? देखो, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो बच्चों, जो दांडी यात्रा थी, इसको दांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। असहयोग आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने पहले, वो 1920 में किया था। ये दांडी यात्रा थी, ये 1930 की बात है। ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो बताओ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये दांडी यात्रा से मानी जाती है। अब आपसे पूछ रहा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो 1928 में अपने यहाँ एक साइमन कमीशन आया था। तो साइमन कमीशन में क्या था बच्चों, सभी उसके जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेजी थे, माने वो ब्रिटेनी थे। अपने देश का उसमें, अपने भारत का उसमें कोई भी सदस्य नहीं था। जब कोई, माना कि कोई मान लो सभा चल रही है, अपना आदमी नहीं हो उसमें, तो पता नहीं वो कैसा कानून बना दें। तो जो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, उसमें कोई भी अपना भारतीय नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो उसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि उसमें कोई भारत का सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है। अब है बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके क्या उद्देश्य थे? तो फ्रांस में बच्चों एक क्रांति हुई थी, तो उसमें एक नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये बनाने के लिए। तो ये तो किसी भी देश में होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात थी। 1789 में ये फ्रांस में क्रांति हुई थी। अब है, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें और 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचानें। तो यहाँ देखो, यहाँ बच्चों आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो दिख रहा है। एक तो देखो बच्चों, ये आपका गोवा है, दिख ही रहा आपको, एक सूरत है। तो ये उस समय अपने यहाँ पोर्ट थे, माना बंदरगाह थे। ये जहाज आते थे, कहाँ आते थे? सूरत में और गोवा में। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है सूरत और गोवा, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अंग्रेजों के समय सूरत और गोवा प्रमुख बंदरगाह थे। अंग्रेजों के समय सूरत और गोवा प्रमुख बंदरगाह थे। अब फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉब्सपियरे के शासन ने कानून पास किए। फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, तो क्रांति चल रही थी। तो उस समय रॉब्सपियरे के शासन ने कौन से कानून पास किए थे? मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित। माना कोई मजदूर, आप किसी को ले आ गए अपने घर पे, अब अभी तो आप जानते हैं कि 300 रुपये चल रहे हैं, तो 300 रुपये आपको देने होंगे। ऐसा नहीं है आप लो आ गए उनको और दे रहे 200 रुपये, गलत है। तो मजदूरी और कीमतों से सीमा से संबंधित कानून पास हुए थे फ्रांसीसी क्रांति के समय।
फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन से कानून पास हुए थे? तो मजदूरी और कीमतों से संबंधित कानून पास हुए थे। अब है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकाटें के सिद्धांत का खंडन किया? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस प्रकार के सिद्धांत का खंडन किया था जॉन लॉक ने। माने फ्रांसीसी क्रांति के समय जो राजा था वहाँ का, वो अपने आप को देवीय चमत्कार कहता था कि हम जैसा करें, आप जैसा करो, ठीक है। तो वो बहुत निरंकुश हो गया था और जनता उससे डरने लगी थी। तो इसका जो है विरोध किया था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस राजा का विरोध किया था। अब है बच्चों, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो जो लाहौर बच्चों अभी जो वर्तमान में कहाँ है, ये आपका वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का ये लाहौर। तो 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो उस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष थे 1929 में। लाहौर में सभा चल रही थी कांग्रेस की बहुत सभाएं हुई थी। तो 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहाँ एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। उस घटना का नाम है पूर्ण स्वराज। मतलब अंग्रेज कह रहे थे कि हम आपको इतनी स्वतंत्रता दे देंगे, प्रांतों में हम आपको और अधिकार दे देंगे, लेकिन तो अपन लोगों ने कहा नहीं, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, आप यहाँ से चले जाओ, देश छोड़ करके चले जाओ, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। तो पूर्ण स्वराज के लिए लाहौर में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ था। तो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। अब है बच्चों, गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पर। गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, तो इसे देख लेते हैं अपन। तो जो गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी, तो जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था जी ब्रिटेन में हो रहा था, ठीक है। तो उसमें पहला सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, उसमें गांधी जी नहीं गए थे। दूसरे सम्मेलन में बच्चों गांधी जी कांग्रेस की तरफ गए थे, कांग्रेस की तरफ से गए थे 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, कांग्रेस उसमें नहीं गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी वो उसमें हुआ ब्रिटेन में 1931 में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुई थी और गांधी जी गए थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः किया गया। तो 20वीं सदी की शुरुआत में माने 1930, आप सभी जानते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऊधम सिंह। तो ये इन लोगों ने जो शहर के अच्छे थे, होशियार बच्चे थे ये लोग, ठीक है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में जो आंदोलन होने लगा था, तो वो आंदोलन होने लगा था, उसमें शिक्षित शहरी पुरुषों ने भाग लिया था 20वीं सदी की शुरुआत में। इनको लगने लगा था कि अपने देश में कितना पैसा लूट करके अंग्रेज ले जा रहे हैं। तो शहर के जो पढ़े लिखे युवा थे, शिक्षित युवा थे, तो 20वीं सदी में वो राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे और अंग्रेजों को भगाने के लिए उनसे जो बना उनने किया। तो शिक्षित पुरुष थे शहरों के, वो आंदोलन में भाग लेने लगे थे। अब पूछ रहा है कि सितंबर 1932 में हुए पूना समझौते में लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। तो बच्चों गोलमेज सम्मेलन के बाद 1932 में पूना में एक समझौता हुआ लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच। पूना समझौता पूछा जाता परीक्षा में, पूना समझौता किसके बीच हुआ? पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ। ये दोनों लोग थे, दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। जो भी वहाँ प्रस्ताव रखा होगा उस पर लॉर्ड इरविन ने और महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। जैसे पूना में हुआ था, पूना समझौता कहते हैं। कब हुआ था? 1932 में हुआ था।
अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की औपचारिक मांग रखी थी? तो देखो अपन इसका उत्तर तो अभी देख रहे थे कि लाहौर में उन्होंने एक मांग रखी थी, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। अब है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूहों को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? माने जब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों चल रहा था तो जनता से कहा गया था कि आप सहयोग करें, भीड़ में इकट्ठा हों, जिससे अंग्रेजों पर दबाव पड़े। ठीक है, अंग्रेजों पर दबाव पड़े। तो इसका जो बच्चों उत्तर है ये है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। इसका जब भी हम देख लेते हैं एक बार 28 का क्या सही है। 28 का ये सही अपना है। लग रहा था कि शायद सही नहीं हो, तो उसमें अपन क्यों उसमें अपन कन्फ्यूज हों। ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो गया। अब है आपका अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में होने वाले उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियाँ थीं वहाँ उग्र गुरिल्ला आंदोलन हुआ था। तो इसका जो नेतृत्व है बच्चों किसने किया था आंध्र प्रदेश में? तो बच्चों इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, इन्होंने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में जो गुरिल्ला आंदोलन चला था तो उसमें इन्होंने पूर्णतः सहयोग किया था। ठीक है, अब है उग्र राष्ट्रवादी, नहीं इस समझो उदारवादी राष्ट्रवादी। क्या है? उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की, अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग से शामिल थे? ठीक है, तो उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, वो सभी लोग शिक्षित कुलीन वर्ग के थे। अभी अपन बात कर रहे थे कि 20वीं शताब्दी में शहर के जो शिक्षित युवा थे उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत में अधिकांशतः समाज में भाग लिया था, इन आंदोलनों में भाग लिया था, वो कैसे थे? वो शिक्षित कुलीन वर्ग के लोग थे जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। अब बच्चों अगला प्रश्न अच्छा है। मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं, दुकान मालिक कहता है कि हम टूथपेस्ट तभी बेचेंगे जब आप ब्रश खरीदेंगे। अरे भाई साहब, हमें नहीं लेना ब्रश। तो उसका एक कानून है बच्चों, चुनने का अधिकार। इसके तहत आप टूथपेस्ट ही खरीद सकते हैं। दुकानदार ये नहीं कहेगा नहीं हम तुम्हें टूथपेस्ट नहीं दे रहा है, हम तो ब्रश किलो देंगे या टूथपेस्ट किलो देंगे, तो वो नहीं कह सकता। ये आपका अधिकार है, चुनने का अधिकार कि हमें एक चाहिए तो एक चाहिए, हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब है आपका नौकरी बाजार में एक व्यक्ति। तो ये क्या है आपका? नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक। आपकी नौकरी लग गई है या नौकरी लग सकती है, पैसा भी कितना मिलेगा, तो ये किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों आप सभी जानते हैं, आपके अंदर कौशल है, आपके अंदर शिक्षा है, आपके अंदर कौशल है, शिक्षा है, तो आपकी नौकरी जो है जल्दी लग जाएगी, पैसा भी अच्छा मिलेगा। अब है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक है के मापने के लिए कौन एक कसौटी नहीं है? तो प्रिय छात्रों इसका एक सूत्र होता है, आप याद रख लेना। ठीक है, बाद में बता देंगे, हमने बताया है कई वीडियो में। तो मानव विकास सूचकांक मापने के लिए बेरोजगारी दर उसमें इस्तेमाल नहीं होती है। बेरोजगारी दर का उसमें कोई फार्मूला नहीं लगता है। ठीक है, अब है एक देश के लिए धारणीय विकास है। कोई एक देश है वो विकास कैसे कर सकता है, ये कैसे कर सकता है? तो प्रिय छात्रों
संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। जैसे कि बच्चों अभी हम आपको बताते हैं, अपनी देश की स्टील है, विदेशों में बहुत जाती है, जापान में। अगर आप सब कुछ बेच देंगे तो कल के भविष्य के लिए क्या बचेगा? तो उनको बचाना भी तो जरूरी है। वही इसमें लिखा हुआ है कि एक देश के लिए विकास क्या हो सकता है, संसाधनों का न्यायपूर्वक उपयोग करना चाहिए और भविष्य में उपयोग के लिए उनको बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, ये उसमें कहा है। अब बच्चों कह रहा आपसे, एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़े की तालिका का अवलोकन करें। एक विकल्प चुनिए एवं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्कूल ना जाने वाली बच्चियों का इसमें प्रतिशत है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है 66%। अब बच्चों कह रहा है प्रश्न आपसे कि कौन सी मुद्रा नहीं है। मुद्रा माने होता है बच्चों रुपया, पैसा, रुपीज। तो आपके सामने जो विकल्प हैं यहाँ जो स्पष्ट है, जो क्रेडिट कार्ड होता है वो रुपया नहीं होता है, नहीं है वो पूछा है, तो क्रेडिट कार्ड रुपया नहीं होता है। मुद्रा नोट, मुद्रा माने रुपया, जमा, आप जमा क्या करोगे, पैसे तो जमा करोगे, तो जमा भी हो गया, और सिक्के, सिक्के माने रुपया, मुद्रा। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो मुद्रा नहीं है। अब हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है। ठीक है, कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है। तो प्रिय छात्रों, अब आपका अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है आपसे वो देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है। तो साख का जो औपचारिक स्रोत है उसका उदाहरण बच्चों होता है बैंक। तो बैंक जो है औपचारिक स्रोत का उदाहरण होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन करो और 38 और 39वें प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है, तो पहले अपन प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण भारत में साख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग होता है। किस रूप उपयोग होता है, तो देखो आप इसका अपने मन से निकालोगे उत्तर गलत हो जाएगा। ये दिखना है आपको, यहाँ दिखना है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो अधिकतर जो भाग है वो साहूकार दर्शा रहा है। यही 38 में पूछा है आपसे कि ग्रामीण भारत में साख के पैसा आप लेते हो, उधार लेते हो, तो किसका उपयोग करते हो। तो सही बात है बच्चों, गांव में होते हैं साहूकार, गांव में होते हैं साहूकार। ठीक है, और यहां देखो साहूकार अधिक परसेंट में आपको दिख रहा है, 30% में दिख रहा है आपको साहूकार। अब दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, पूछ रहा है कि रेखा चित्र के अनुसार बताओ अपनी साख के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का क्या परसेंट है। माने जो गांव में साहूकार होते हैं, साहूकार से पैसे उधार लेते हो, ब्याज पर लेते हो, तो इतने कितने लोग हैं, तो वो हैं आपके 30%। अब क्यों सर ये कहाँ से आ गया 30%। तो देखो ये चित्र आपके सामने है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखो 30% लिखा हुआ है, साहूकार 30% इसमें लिखा हुआ है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग का नियमन करता है। तो जो विदेशी व्यापार होता है उसे अपन बोलते हैं WTO। ठीक है, इसी तरह ILO होता है, माने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, और होता है WHO माने विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रमिक संगठन और विश्व व्यापार संगठन माने WTO। ये सभी के सब जो हैं जिनेवा में हैं। ये कहाँ हैं, ये सब के सब जिनेवा में हैं। ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं, ध्यान रखो। ठीक है, तो व्यापार की बात हो रही थी, तो ये क्या है, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है WTO। ILO, WTO और WHO ये कहाँ है आपके, ये आपके हैं जिनेवा में। ठीक है, अब ये आपके सामने है प्रश्न, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करो। ठीक है, कर लिया अवलोकन। अब कह रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ देखो क्या कह रहा है, गरीबी।
कुछ चयनित राष्ट्रों की तुलना में 2010 और 13 में अपन को देखना है। बांग्लादेश 43, भारत 25 और पाकिस्तान 13 और श्रीलंका 4। अब प्रश्न पढ़ो, भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत है। तो यहां देखो 25% कौन है? गरीब लोग। अगर हम कहें 100 में से निकालते हैं परसेंट कि 25% लोग गरीब हैं, माने जो बचते हैं 75% वो पैसे वाले हैं। तो 25% जो लिखा हुआ है यहाँ भारत के सामने, तो ये तो है गरीब। अब यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का परसेंट है, तो वो उत्तर आपका आ जाएगा 75%, क्योंकि 25% गरीब हैं तो बची 75%, तो वो गरीबी से ऊपर हैं। अब है राशन की दुकानें जो हैं आमतौर पर बेचती हैं, क्या बेचती हैं? आप सभी जानते हैं, बहुत सरल प्रश्न है, इसको क्या समझाना आपको। खाद्यान्न है, चीनी है, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल है, कम दामों पर बेचते हैं। ठीक है, राशन की दुकानें बोलते हैं अपन, खाद्यान्न की दुकानें बोलते हैं, ये प्रत्येक मोहल्ले में होती हैं। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। जो दुकानें होती हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें होती हैं, तो उनसे आप सामान खरीदते हो तो बाजार से ज़्यादा रेट में खरीदते हो, कम रेट में खरीदते हो। तो आप सभी जानते हैं कि बाजार से कीमत से कम रेट में अपन खरीदते हैं, तो बाजार कीमत से कम जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें होती हैं, लिखा भी रहता है, तो वहाँ अपन बाजार से कम कीमत में सौदा इनसे खरीदते हैं। ठीक है, सौदा इनसे खरीदते हैं। अब एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ठीक है, क्या आवश्यक है? आप सभी जानते हैं हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति में क्या हुआ था, अपना जो गेहूं उत्पादन था उसमें बहुत वृद्धि हुई थी, चावल में बहुत वृद्धि हुई थी, तो आधुनिक विधियों का उपयोग किया गया था, आधुनिक विधियों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग। अब है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र भी होते हैं, द्वितीयक भी होते हैं और तृतीयक भी होते हैं। तृतीयक क्षेत्र होते हैं सेवा वगैरह, सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में आती है। और द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो निर्माण तथा विनिर्माण, ये द्वितीयक में आती हैं। अब परीक्षा में प्राथमिक में पूछ सकते हैं, कृषि है, वन है, उत्खनन है, ये प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक में निर्माण और विनिर्माण आता है और तृतीयक में सेवाएं आती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, द्वितीयक पूछा है तो द्वितीयक में निर्माण और विनिर्माण, ध्यान रखें। अब है संसद की नीति, नहीं, रंगभेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? तो बच्चों एक बार की बात है, गांधी जी एक केस के सिलसिले में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका में गए। उन्होंने अच्छे पैसों का टिकट कटाया। ठीक है, अब उस ट्रेन में क्या था, अंग्रेज लोग सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने देखा ये काला व्यक्ति कौन है, तो उनको ट्रेन से उतार दिया, महात्मा गांधी को। ठीक है, तो गाना भी है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिलों से नाता है। तो रंगभेद की जो नीति है वो दक्षिण अफ्रीका में थी और गांधी जी ने इसकी पीड़ा सही थी। तो गांधी जी को पता था कि किसी से ऐसी भावना रखना कि उससे बोले नहीं, वो अपन से छोटा है, तो इस चक्कर में उन्होंने अपने देश में भी ऐसी प्रथाएं जो है बंद करने के बहुत प्रयास किए थे महात्मा गांधी जी ने। तो रंगभेद की नीति कहाँ से संबंधित? दक्षिण अफ्रीका। और ध्यान दो, तो महात्मा गांधी जी के जो पुत्र हुए, तो वो सब अभी दक्षिण अफ्रीका में ही रह रहे हैं, ये भी आपको बताना आवश्यक समझा। अब है कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ। कानून का शासन होगा तो कानून के सामने सभी लोग समान होंगे, किसी ने कोई भी अपराध किया हो तो उसी के समान सजा मिलेगी। तो कानून का शासन तभी सही मायने में सही है कि कानून सबको बराबर समझे। कहते भी हैं कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून के समक्ष समानता सबको होनी चाहिए, इसी कहते हैं कानून का शासन। और अब है नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? जैसे कि अपने मूल अधिकार कितने हैं पता है आपको? अपने 6 मूल अधिकार हैं, जैसे भाषण की अभिव्यक्ति, ठीक है, कहीं भी बसने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये पूछ रहा है कि नागरिक अपने मूल, अब किसी भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हनन हो रहा है। किसी, आप कहीं फैक्ट्री में काम करने का, उसने आपको गुलाम बना लिया, फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, आपकी बात पहुंच जाती है। तो अपने किसी भी मूल अधिकार का जो है हनन हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए आप जाएंगे न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका को बच्चों कहते हैं कोर्ट। जिला में भी न्यायालय होती हैं, जैसे हाई कोर्ट बोल दो, सुप्रीम कोर्ट बोल दो। तो जो न्यायपालिकाएं होती हैं वो मूल अधिकारों की रक्षा करती हैं, मूल अधिकारों की रक्षा करती हैं। प्राण, देहक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, ये सब हमें संविधान से मिलते हैं। तो न्यायपालिका जो है नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करती है। अब देश की एकता काम आंकी जाती है जब, देश की एकता जो है काम आंकी जाती है जब, देखो कोई देश है आपका, अगर उस देश में क्या है, बहुसंख्यक लोग, माना कि किसी देश में 100 करोड़ लोग रहते हैं, 80 करोड़ उसमें एक समाज के हैं और 20 करोड़ अन्य समाज के हैं। अब 80 करोड़ के समाज के लोग 20 करोड़ को माना कि परेशान करें, तो अब वो शिकायत लेके आएंगे अल्पसंख्यक लोग, ठीक है। तो माने ये लिखा हुआ है यहाँ कि देश की एकता कम आंकी जाती है, माने उस देश में अगर अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, थाने में शिकायत कर रहे हैं, तो माने उस देश की एकता में कमी है। सभी धर्मों के लोग मिलजुल के नहीं रह रहे हैं। अगर वो शिकायत करते हैं तो कहाँ जाओगे, न्यायपालिका के पास जाओगे। अब है कौन सा प्रजातंत्र का परिणाम नहीं है, प्रजातंत्र का परिणाम नहीं है। प्रजातंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब इसमें लिखा हुआ है एक तंत्रीय सरकार, एक तंत्रीय सरकार, किसी के लिए सुने, कोई चुनाव ही ना लड़ पाए, एक तंत्रीय सरकार हो गया। तो प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता कि एक तंत्रीय सरकार बने। प्रजातंत्र में सभी लोग सरकार बना सकते हैं, जिसके सैले सांसद विधायक बनेंगे वो सरकार बना लेगा। तो प्रजातंत्र का परिणाम नहीं है एक तंत्रीय सरकार, प्रजातंत्र का परिणाम नहीं है एक तंत्रीय सरकार। अब है प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य का क्या मतलब है। मतलब जो प्रजातांत्रिक सरकार है अपने देश में या किसी भी देश में, बहुत सारे देश हैं, सब में प्रजातंत्र की सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, तो उनका क्या काम है, वो क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि लोगों के बीच आर्थिक असमानता को घटाना। किसी के पास रुपया है 50 करोड़, किसी के पास रुपया नहीं है 5 रुपए, तो इसको घटाना चाहती हैं। वो टैक्स लगा के उनका पैसा कम करती हैं, उनको अनुदान देती हैं, ठीक है। तो लोगों के बीच जो आर्थिक असमानता है, पैसों की जो अलग विभिन्नता की बंटवारा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, माने असमानता है आर्थिक, माने पैसों की, तो उसको घटाना चाहती हैं प्रजातांत्रिक सरकारें। अब भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है। तो भारत जैसा जो देश है, इसमें प्रजातंत्र की जो सरकार है, इसको अच्छा क्यों माना जाता है। तो इसको अच्छा इसलिए माना जाता है बच्चों, यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए तंत्र प्रदान करता है। अगर कहीं लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो समझौता करो, इसलिए ये प्रजातंत्र की सरकार जो है अपने यहाँ उत्तम सरकार है। अब है एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता। देखो भाई साहब हो, अभी चुनाव हो गए थे, चुनाव फिर होने वाले हैं। हमेशा ये कितना प्रचार किया जाता कि वोट डालो, वोट डालो, आपका वोट डालना अधिकार है। अब आपके वोट न डालने से खराब लोग जीत जाते हैं। तो प्रजातंत्र को मजबूत रखना है, लोकतंत्र को मजबूत रखना है, तो अच्छे लोगों को वोट डालना जरूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कौन जरूरी है, तो वो है केवल मतदान द्वारा। आप अच्छे लोगों को वोट दो, आप मतदान करो, ठीक है। अब गठबंधन क्या है। तो कभी कभी के बच्चों क्या होता है, ऐसे चुनाव हो रहा है, आप किसी के पूरे विधायक नहीं आ पाए, ठीक है, आप विधायक नहीं बन पाए सैले, या सांसद नहीं बन पाए, तो अब सरकार कैसे बनेगी, कम बने। तो क्या है, और पार्टियों से वो गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है। तो कई दलों से वो क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। तो गठबंधन क्या होता है, कई दलों के द्वारा एक साथ लड़ना, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा गठबंधन है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो भारतीय जनता पार्टी है, इसके साथ और पार्टियां भी शामिल हैं। तो इसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब है
कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो ये भाई साहब है चीन। ये अपना पड़ोसी देश है, बहुत ही वैसा देश है, खराब देश है, हमेशा दूसरों को दबाने की सोचता है, एक दलीय है, ये एक दलीय है, किसी की चलती नहीं है, बोल ही नहीं पाते अधिकतर आदमी। तो ये बेकार व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था बेकार व्यवस्था है। अब पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई? तो बच्चों, कई देशों में क्या है, राजवंशी शासन चल रहा था, लेकिन क्या है, अब कई देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है, मतलब वोट डालो, जिसको वोट सैले मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो लोकतांत्रिक सरकारें अधिकतर देशों में बन चुकी हैं। अब बात करो अफगानिस्तान की, वहाँ देखो तालिबान ने अभी कब्जे कर लिया है। तो ऐसे उदाहरण एक दो मिलते हैं, लेकिन अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। अब है, एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। एक संघीय सरकार विरोधाभासी है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है आपको पता है, इसका जो उत्तर है आपका, वो आपका उत्तर है आपका एकल सरकार। एक संघीय सरकार विरोधी है, वो है एकल सरकार। अब है, कौन देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का अच्छा उदाहरण? भाई साहब, यहाँ कौन सा देश नहीं जाना चाहता? सभी लोग चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे। कहाँ लगे? अमेरिका में। अमेरिका को बोलते हैं USA, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सबको साथ लेकर चलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए इसे विश्व का दादा भी कहते हैं। यही तो भाग गया था, अभी उसे भाग नहीं गया था, चला गया था कहाँ से? अफगानिस्तान से। अगर ये अफगानिस्तान बना रहता तो वो तालिबान कब्जा ही नहीं कर पाते। अब भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो देखो, संविधान में हमेशा संशोधन होते रहते हैं, नए नए कानून बनते रहते हैं। तो कई कानून ऐसे होते हैं, समवर्ती होते हैं, माना जिस पर केंद्र और राज्य सरकार बना सकती है, और कई ऐसे कानून होते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है। जैसे रक्षा की बात करें तो उस पर कानून सिर्फ केंद्र ही बनाएगा। पुलिस की बात करें तो पुलिस पर कानून राज्य बनाता है, शिक्षा पर कानून राज्य बनाता है, ठीक है। तो कानून बनाने का अधिकार किसका है बच्चों? संसद का है। किसका है? संसद का है, ठीक है। किस पर? अविशिष्ट विषय पर, माने जो विषय पर कानून राज्य नहीं बना सकता है, उन विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। संसद में कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं, जिन्हें हम 5 वर्ष बाद इन्हें चुनते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गए हैं। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लाइक जरूर करें वीडियो को। आप और कहोगे तो हम और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो आपको बना करके दे देंगे। अभी कई छात्रों ने बोला था, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। ये आपके यहाँ पर देखें, ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, आप देख सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।